गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नीटपीडिया। नाउ आज हमारा एनसीईआरटी रैपिड रिव्यू में जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं ये क्रैश कोर्स है, फटाफट हम ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके ना, उसके बाद आप सारा एमसीक्यूज लगा लीजिएगा, जो भी एनसीईआरटी बेस्ड आपका एमसीक्यूज होगा वो सारा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात रेस्पिरेशन इन प्लांट। ओके ना, रेस्पिरेशन एक्चुअली होता क्या है? ठीक है ना, हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं भाई। मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है टू रिलीज द एनर्जी। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होता है फूड को ऑक्सीडाइज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब बोलोगे सर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी तो होता है उसमें इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन मेनली जो होता है एरोबिक ही होता है। ठीक है, हायर ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक होता है, जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है CO2 और वाटर में, और आपको मिलता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए फटाफट डेफिनेशन आप देखिए। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू CO2 और वाटर में। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल बाय ब्रेकिंग द CC बॉन्ड, याद रखिएगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये CC बॉन्ड क्या है? अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा C6H12O6 इस तरह से होता है, तो यहां पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ CC बॉन्ड ही तो हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ CC बॉन्ड ही तो हो रहा है। कंप्लेक्स मॉलिक्यूल कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। ओके, कहां होता है इसका? देखो आउटसाइड द सेल रेस्पिरेशन नहीं होता है, तो देखो क्योंकि एंजाइम ऑफ द रेस्पिरेशन कहां प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर। सो इट अकर्स ओनली एंड ओनली इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल्स नहीं होता है। और हमें मिलता है क्या? ATP, और इसको हम लोग बोलते हैं सेल के अंदर होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग भी आपका एक रेस्पिरेशन है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर आपका लंग्स और ब्लड्स के बीच में होता है, वो भी एक तरह का इंटरनल रेस्पिरेशन है। ओके ना, जो सेल के अंदर हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जरा यहां पे एक और देखें, जो हमारा सोर्स ऑफ फूड होता है, हमारा सोर्स ऑफ फूड जो होता है, यस हमारा सोर्स ऑफ फूड क्या है? फोटोसिंथेसिस। लेकिन यहां पे दो क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी और अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। जब आपको पूछेगा अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड तो आपका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस, लेकिन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अगर पूछा जाएगा तो होगा आपका सनलाइट, बिकॉज सनलाइट का एनर्जी ही कन्वर्ट होता है, यस कार्बोहाइड्रेट में स्टोर होता है, यस बाय मींस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए क्या हो रहा है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, और आपको बहुत सारा ATP रिलीज हो रहा है। अगर ATP नहीं दिया होगा तो आप हीट में ऑप्शन में आपको दिया होगा, अगर आपके ऑप्शन में ATP नहीं होगा तो हीट दिया होगा। ओके, तो देखें अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड क्या है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यस फोटोसिंथेसिस। नाउ कंपाउंड, वो कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी देता है उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कुछ भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हो सकता है। नाउ जब कार्बोहाइड्रेट जो है वो मैक्सिमम केस में होता है, मोस्ट कॉमन अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपसे पूछा जाए, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, यस क्या होगा बोलो? कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन और फैट और ऑर्गेनिक एसिड ये सब कम होते हैं, मेनली जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। इज दैट क्लियर? चलें ना, जरा एक क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है ना, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक होता है और आपका एक एनारोबिक होता है। ठीक है, एरोबिक जो होता है उसमें आपका O2 कंज्यूम होता है और CO2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और आपका जो एनारोबिक है उसमें O2 यूज नहीं होता है। जरा ये क्वेश्चन पूछिए, राइज इन द वाटर लेवल फ्रॉम X टू Y। अगर वाटर लेवल यहां पे है, X के पास है और वो Y लेवल पे चला जाता है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये रेस्पायरिंग स्टेट में क्या हो रहा है? यस रेस्पायरिंग स्टेट में क्या हो रहा है? यस एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है या एनारोबिक हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल है। जरा आप देखें कंसेप्ट को। ये बोतल में ऑलरेडी ऑक्सीजन रहा होगा, इस बोतल में ऑलरेडी ऑक्सीजन रहा होगा। नाउ अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये ऑक्सीजन जो होगा आपका कंज्यूम्ड हो जाएगा। नाउ ये बोतल जो होगा आपका एयर टाइट है क्योंकि कॉर्क लगाया हुआ है। ठीक है, दैट मींस वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान दिया होगा, 6 O2 यूज होता था और 6 CO2 प्रोड्यूस होता था। अगर आप देखोगे वॉल्यूम के हिसाब से तो जितना यूज हो रहा है उतना प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहां पे देखो साथ में और क्या रखा है? KOH रखा है, और KOH क्या करता है? एब्जॉर्ब CO2। ठीक है, नाउ जब जितना
यहां पे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, सारा का सारा क्या हो रहा है, CO2 एब्जॉर्ब हो जा रहा है। जब ये सारा CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा, जब ये सारा CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा आपका, तो बोलिए यहां पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा? यस, देयर विल बी सक्शन फोर्स जनरेटेड। जब सक्शन फोर्स जनरेट होगा तो वाटर का लेवल राइज करेगा, वाटर का लेवल बोलो राइज करेगा। सो हियर विल बी एरोबिक रेस्पिरेशन, आंसर विल बी एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ नोट क्या लिखा हुआ है, जर्मिनेटिंग सीड रेस्पायर बाय बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो जो जर्मिनेटिंग सीड है, सॉरी चलो, नाउ देखो जर्मिनेटिंग सीड में दोनों पॉसिबल है, एरोबिक भी पॉसिबल है, क्योंकि आप जो है सीड को मिट्टी के अंदर गाड़ देते हो, ठीक है, सीड को मिट्टी के अंदर आप गाड़ देते हो, ठीक है। उस कंडीशन में अगर इसको लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करेगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन मिला तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी करेगा। इज दैट क्लियर? चलें नाउ अब अगला आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जो टॉपिक है हमारा, यस, एनर्जी रिलीज जो होता है, एनर्जी रिलीज जो होता है वो यूज होता है फॉर द एटीपी जनरेशन, ठीक है। एटीपी जो होता है हमारे फॉर्म में स्टोरेज एनर्जी का एक फॉर्म है, थोड़ी देर के लिए हम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर करते हैं, ठीक है। जब भी हमको जरूरत होता है इस एटीपी से एनर्जी ले लेते हैं, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करके, और जो एनर्जी मिलता है उसको हम लोग यूज करते हैं, ओके। सो एक तरह से आप बोल सकते हो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन है, तो एटीपी होगा ना। ब्रीदिंग इन प्लांट्स की बात करते हैं, अगला टॉपिक है। देखो देखो हमारे अंदर जो होता है, आपने एनिमल्स में देखा होगा, लंग्स होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ट्रैकिया होता है, ठीक है, हाँ, बहुत सारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कोई बॉडी सरफेस से रेस्पायर कर रहा है एनिमल, ठीक है, लाइक फ्रॉग बॉडी सरफेस से रेस्पायर करता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वेल डेवलप्ड। ह्यूमन के अंदर तो वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन क्या प्लांट के अंदर इतना वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? यहां पर रेस्पिरेशन के लिए, दैट मींस गैसियस एक्सचेंज के लिए दो मेथड है, एक आपका स्टोमेटा है, दूसरा आपका लेंटिसेल्स है। देखिए बार्क के नीचे जो प्रेजेंट रहता है, ओल्ड बार्क के नीचे, दीज आर कॉल्ड द लेंस शेप स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है। फॉर रेस्पिरेशन प्लांट गेट्स O2 एंड गिव आउट CO2, ठीक है। कैसे होता है? इन प्लांट गैसियस एक्सचेंज अकर भाया स्टोमेटा एंड द लेंटिसेल्स। लेकिन ये देखो आपका स्टोमेटा है और लेंटिसेल्स, लेकिन उतना गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, क्योंकि देखो अगर आप अगला वाला पिछला वाला स्लाइड देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा, यस, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन साथ साथ में हो रहा है। दैट मींस फोटोसिंथेसिस O2 प्रोड्यूस कर रहा है और ये जो होता है CO2 को यूज कर ले रहा है, ठीक है। दैट मींस तो अपना O2 जो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, प्लांट तो अपना O2 खुद प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। तो उतना इसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसलिए वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर नहीं पाया जाता है। नाउ जरा दिखाएं, व्हाई प्लांट डू नॉट स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसके पास एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं है? क्या रीजन है? देखो इसके पास अपना ऑन गैसियस चेंजेस, ठीक है, इसके पास होता है। सो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत लिमिटेड होता है, हर जगह स्टोमेटा हर लीफ में प्रेजेंट है, ठीक है, उतना ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है। बार्क में, स्टेम में आपका लेंटिसेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और इनका रिक्वायरमेंट लो होता है, क्योंकि ये अपना एज कंपेयर टू एनिमल, क्योंकि एनिमल के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। सारी एनसीईआरटी की लाइन है और जो भी एमसीक्यूज बन सकता है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। सुनो मेरी बात, तो एनिमल कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करता, दैट मींस वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होता है, प्लांट तो आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है ना, हाँ, तो वो अपना ऑक्सीजन यूज कर लेगा ना, तो उतना ऑक्सीजन इसको रिक्वायर्ड नहीं होता है। मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट मींस जब फोटोसिंथेसिस हो रहा तभी उसको मैक्सिमम CO2 उसने ले लिया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स हैव कांटेक्ट विद द एयर, यस, एयर को एक्सपोज होता है, दे आर लोकेटेड ऑन द प्लांट सरफेस, तो डायरेक्टली वो ऑक्सीजन वहां से ले सकते हैं। और बीनीथ द बार्क क्या होता है इनके पास? लेंटिसेल, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एक तरह से बोल सकते हो। और जो रूट्स होता है, यस, सेल्स होता है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। मान लो लेंटिसेल से स्टेम्स में ऑक्सीजन घुसा, वो बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाकी जगह इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर ना? चलें नाउ आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और यहां से एमसीक्यूज आपका बन सकता है। चलें फटाफट देखते हैं हम लोग। पहला स्टेप, कंप्लीट कंबशन ऑफ द ग्लूकोज। देखें कंप्लीट कंबशन, देखिए दो तरह का कंबशन होता है, ठीक है। एक तो होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जो कि होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन आपका पूछेगा तो वो हो जाएगा आप एरोबिक, जो कि मोस्ट ऑफ द व्हिच इज गिवन आउट एज हीट, ठीक है, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर होता है। इक्वेशन देखें, ग्लूकोज है, 6O2 है, 6 CO2 प्रोड्यूस हुआ, 6 वाटर होगा। कई बार एग्जाम में आ सकता है क्या यूज होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, और एनर्जी
प्रोड्यूस होता है और इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऑक्सीजन क्या होता है बोलो, यूटिलाइज्ड हुआ, CO2 वाटर और एनर्जी क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द ग्लूकोज कैटाबोलिज्म नॉट ऑल एनर्जी गोज आउट ऑफ हीट, ठीक है, सारा नहीं होता है, कुछ कुछ जो होता है स्टोर्ड एज एटीपी, कुछ स्टोर्ड एज एटीपी, और ग्लूकोज जो होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है और स्टेप बाय स्टेप, ये ध्यान रखना, यह सेवरल स्टेप्स में ब्रेक डाउन होता है, स्टेप बाय स्टेप रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज आएगा आपके। नाउ इट एनेबल्स सम स्टेप्स टू कपल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नाउ सर्टेन ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, ओके। नाउ अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक फैकल्टेटिव, एक ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव क्या चीज है, मान लो जर्मेटिक सीढ़ी था, आपको ऑक्सीजन नहीं मिला तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर लिया, ऑक्सीजन नहीं मिला तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर लिया। लेकिन जो ऑब्लिगेट होगा वो हमेशा ही आप उसको ऑक्सीजन दीजिएगा तो भी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करेगा, ओके। सो ये हो गया आपका ऑब्लिगेट एनारोब्स, ठीक है, और ये हो गया आपका फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। चलें नाउ कुछ और टर्म्स जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है पर डिफरेंट एमसीक्यूज बुक में से क्वेश्चन पाया जाता है, जरा हम देखते हैं इसको, ठीक है। नाउ व्हाट इज क्लाइमेक्ट्रिक रेस्पिरेशन, ठीक है। देखें ड्यूरिंग राइपेनिंग ऑफ फ्रूट, during ripening of fruit there is sudden increase in rate of respiration, rate of respiration अचानक से बढ़ जाता है ड्यूरिंग यस बोलो क्या, राइपेनिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू टू गैसियस हार्मोन इथाइलिन के वजह से ऐसा होता है। नाउ फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, देखिए रेस्पिरेशन जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक और एक होता है फ्लोटिंग। प्रोटोप्लाज्मिक क्या है आपका, जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा, प्रोटीन इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक, और यहां पे होगा आपका कार्बोहाइड्रेट या फैट, तब इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। चलें अब आपका पास्चर्स इफेक्ट आ गया, ठीक है। पास्चर्स इफेक्ट क्या है, देखें एरोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है, पास्चर्स इफेक्ट में क्या होता है, देखें एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, मान लो हमको आपको पता है 36-38 एटीपी जनरेट होता है एक एरोबिक रेस्पिरेशन से। मान लीजिए हम एक एवरेज मान लेते हैं 36 ही मान लेते हैं, मान लीजिए आपको 100 एटीपी अगर आपको जरूरत है तो आपको 3 मोल ऑफ ग्लूकोज लगेगा बाय एरोबिक, लेकिन एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी। दैट मींस अगर आप एनारोबिक कंडीशन में हैं तो 100 एटीपी जनरेट करने के लिए आपको 50 मोल्स ऑफ ग्लूकोज लग रहा है, इमेजिन 50। नाउ जब इसको एनारोबिक कंडीशन से आप एरोबिक कंडीशन में शिफ्ट करोगे तो ये अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो था पहले 50 खर्च हो रहा था, 2 खर्च होगा, ये जो बच गया या जो डिक्रीमेंट हुआ, व्हेन अ सेल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनारोबिक कंडीशन टू एरोबिक कंडीशन, the requirement of glucose will be decreased and that effect is called as what, Pasteur's effect, okay। चलें नाउ चलते हैं, सबसे पहले आते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस और ईएमपी पाथवे, ठीक है। जरा इसके पास एक चीज हम मेरा देख लीजिएगा, बात देख लीजिएगा, ठीक है आप लोग, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज चेंज होता है पायरुविक एसिड में, ठीक है। नाउ अब देखें, अब उसके बाद अगर ऑक्सीजन मिलता है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। दैट मींस दिस पाथवे एरोबिक हो गया, दिस पाथवे एनारोबिक हो गया, दैट मींस दिस इज कॉमन पाथवे, दैट मींस दिस इज कॉमन पाथवे, ये क्या है आपका कॉमन पाथवे है। चलिए कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है ना। यहां पे देख रहे हो, ये देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हुआ कहां, पायरुवेट, ठीक है, ग्लूकोज से हुआ पायरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस हुआ
और देखो अगर O2 मिला तो ये चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन करने। एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हो। लेकिन ये देखो अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये प्रोड्यूस कर रहा है क्या? आपका लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। ओके नाउ अब देखें ये जो ग्लाइकोलाइसिस है कहां पे हो रहा है बोलो? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हो या आप साइटोसोल भी बोल सकते हो। साइटोप्लाज्म बोलो या आप साइटोसोल बोलो, ठीक है। सो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपका यहां पे क्या हो रहा है? ग्लूकोज से आपका प्रोड्यूस क्या हो रहा है? लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, इसके फर्दर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। यस अब कुछ लोग अल्कोहल पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनको हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है। कोल्ड कंट्रीज में अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं ठंड से बचने के लिए। दैट मीन्स उसमें एनर्जी होता है, अल्कोहल में एनर्जी होता है। ओके सो दैट मीन्स ये कैसा ऑक्सीडेशन हुआ? पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। फर्दर प्रोड्यूस इसको ऑक्सीडाइज करके CO2 और एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो साइट कहाँ पे होगा? साइटोसोल। कहाँ? क्या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है? जी ग्लाइकोलाइसिस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है। नाउ ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट, EMP, एम्डेन, मेयरहोफ एंड परानास। इसी बेसिस पे इनका नाम पड़ गया इस पाथवे का, EMP पाथवे, ठीक है। ये जो होता है एनारोब्स में सिर्फ यही प्रोसेस होता है। एनारोब्स में और कोई प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारा और होता है, लिंक रिएक्शन होता है, क्रेब्स साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, लेकिन एनारोब्स में सिर्फ और सिर्फ यही प्रोसेस होता है। और इसका साइट कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जो होता है उसको कुछ लोग साइटोसोल भी बोलते हैं। देखो साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोसोल क्या है? साइटोसोल इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल, माइनस सेल ऑर्गेनेल। चलें नाउ अब देखो क्या होता है प्लांट के केस में 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज और स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये वेरी हाई यील्डिंग क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम्स में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। कभी काल ये क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन पिछले 30 साल में अगर आप उठा के देखेंगे ये तीनों कंसेप्ट पूछा जाता है। तो ये तीनों कंसेप्ट मैंने आपको एक साथ बता दिया है। ओके चलें आगे आए। तो देखिए हो क्या रहा है? यस आर इन प्लांट ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज, ठीक है। इन प्लांट ग्लूकोज कैसे? सुक्रोज से बनता है, ठीक है। ये देखें जब रेस्पिरेशन करना होता है ना तो हमारे पास ये सुक्रोज कैसे बनेगा? स्टार्च से बनेगा ना। ये सुक्रोज जो है ये बाय मींस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, ये एग्जाम में आ सकता है, कन्वर्ट हो जाता है अगेन यस मोनोसेक्राइड में, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ध्यान रहे सुक्रोज क्या है आपका? डाइसैकेराइड। क्या है आपका? ये डाइसैकेराइड। चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखें हम लोग आ जाते हैं मेन मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और EMP पाथवे। ये ग्लाइकोलाइसिस जो है टोटल इसमें आपका 10 स्टेप है। टोटल कितना स्टेप है बोलो? 10 स्टेप है। एक एक करके हम लोग स्टेप देखेंगे। ग्लूकोज या फ्रक्टोज बाय मींस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज आएगा और यहां पे एक ATP कंज्यूम होगा, एक ATP लगेगा और ये ATP चेंज हो जाएगा आपका ADP में, ठीक है। दैट मींस यहां से एक फॉस्फेट हट गया आके ग्लूकोज पे लग गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आइसोमरिज्म होगा, वो चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ध्यान रहे ये वाला जो स्टेप है इररिवर्सिबल स्टेप है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इररिवर्सिबल स्टेप है। और ये वाला स्टेप जो है रिवर्सिबल स्टेप है। दिस इज द इररिवर्सिबल स्टेप, ये आपका इररिवर्सिबल स्टेप है। चलें फटाफट। नाउ तो देखिए क्या हो रहा है? ग्लूकोज जो हो रहा है चेंज हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर चेंज होता है आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर ATP लगती है, फिर वहां पे एक फॉस्फेट आता है चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। ये क्या हो गया? देखिए मान लीजिए 6 कार्बन का है, 3 4 5 6, तो एक फॉस्फेट यहां पे लगा है, एक फॉस्फेट यहां पे लगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हो गया आपका क्या? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। इज दैट क्लियर? यहां पे मैंने डिटेल क्लास में, जो आपने डिटेल क्लास मैंने पढ़ा है उसमें सारे एंजाइम्स का नाम भी बताया है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैंने रैपिड रिव्यू में इसको नहीं रखा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हेक्सोकाइनेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हेक्सोकाइनेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हेक्सोकाइनेज। और हेक्सोकाइनेज के एक्टिवेटर का नाम याद रखिएगा, यस मैग्नीशियम। चलें
तो देखो क्या हो रहा है, 10 स्टेप होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम। एटीपी दो जगह पे यूटिलाइज होता है, कहां पे एटीपी यूटिलाइज हुआ, यहां पे, ठीक है, कहां पे ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। नाउ आगे आएगी स्टेप्स में, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो चेंज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लीवेज स्टेप, ठीक है। और ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, ठीक है। बाद में ये अगेन इसी में कन्वर्ट होता है, ये अगेन इसी साइकिल को रिपीट करता है। इज दैट क्लियर? नाउ अब देखें, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, बाद में बनाएगा बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पे NAD चेंज हो जाएगा आपका NADH2 में, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, और यहां पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग से आके ऐड हो जाता है, तो ये चेंज हो जाता है, यस, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ऐसा दो मॉलिक्यूल क्यों लिखा है, क्योंकि एक तो PGL से बन रहा है, और दूसरा फिर DHAP जो होगा आपका अगेन PGL में चेंज होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो डिटेल वाला वीडियो देखें जिसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। ये बाई PGA हो गया, फिर ये चेंज हो जाएगा किसमें, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, क्योंकि यहाँ पे एक ATP क्या हो रहा है, रिजनरेट हो रहा है, एक ATP रिजनरेट हो रहा है। दैट मीन्स इस स्टेप में अगर हम इसको भी इंक्लूड करें तो कितना ATP जनरेट होगा, 2 ATP जनरेट होगा, ठीक है। देखो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और PGL इज ऑक्सीडाइज्ड with inorganic phosphate to get converted into 1,3 biphosphoglysarate, ठीक है। During this, 2 redox equivalent hydrogen atom are removed from PGL and transferred to NAD to form NADH2, okay। now BPGA becomes 3-phosphoglyceric acid, ये देखो 3-phosphoglyceric acid हो गया, 3-phosphoglyceric acid, और एक ATP बना आपका। चलें, now ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है चेंज हो जाता है 2-phosphो। देखो ये क्या होता है ना, ये ऐसे था, यहां पे फॉस्फेट 3-phosphoglyceric एसिड, आइसोमरिज्म हुआ यहां पे, और ये यहां पे आ गया, तो इसको बोल रहे हैं 2-phosphoglyceric एसिड एज पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर, ठीक है। फिर यहां से पानी बाहर निकलता है, फिर यहां पे पानी बाहर निकलता है, एंजाइम लगता है यहां पे इनोलेज, ओके, और फिर बन जाता है पिप, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। क्या बन जाता है, पिप, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। क्या बन जाता है, बोलो, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। अगेन ये फिर चेंज होता है पायरुविक एसिड में, और यहां पे जनरेट होता है ATP, ठीक है, ADP चेंज होगा ATP। दैट मींस यहां पे भी ऐसा 2 स्टेप होगा। दैट मींस अगर आप देखोगे अब तक आपको 4 ATP प्रोड्यूस हुआ है, और शुरू में 2 ATP खर्चा हुआ है, तो टोटल गेन ऑफ ATP कितना हुआ यहां पे, 2 ATP। चले एक बार पूरा इक्वेशन हम लोग समरी में देख लेते हैं कैसे हुआ, ठीक है, फटाफट। ये देखें, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ, एक ATP खर्चा हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, यहां तक अभी एनर्जी खर्च हो रही है। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ब्रेक हो गया है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और PGLD में, यार आपकी PGLD ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहां पे एक NADH2 का जनरेशन हुआ, ठीक है, एक NADH2 का जनरेशन हुआ। दैट मींस ये वाला पूरा स्टेप यहां से लेके यहां तक 2 बार होगा, 2 बार होगा। दैट मींस टोटल 2 NADH2 बनेगा, टोटल 2 NADH2 बनेगा, ओके। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बाई PGA बना, 1,3 बाई PGA, यहां पे एक ATP इसका बने प्रोड्यूस होगा, और ये चेंज हो जाएगा ट्रायस फॉस्फेट में 3 PGA से चेंज होगा, यस 2 PGA में, 2 PGA से चेंज होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड, ठीक है। अब बीच में देखो एक ATP यहां पे बन रहा है, एक ATP यहां पे बन रहा है, लेकिन ये दोनों क्या होगा, 2 बार होगा। दैट मींस टोटल कितना बनेगा आपका, 4 ATP बनेगा, और 4 में से -2 करोगे तो आपके पास बच जाएगा क्या, 2 ATP। और ये NADH2 अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा बाद में, ये भी आपका या तो 3 या तो 2 ATP प्रोड्यूस करेगा। एक मॉलिक्यूल 3 प्रोड्यूस करेगा, अगर 3 प्रोड्यूस करता है तो आपका ये हो जाता है कितना, 6। 2 तरह का शटल काम करता है, वो हम आगे बात करेंगे, एस्पिरेट मिलेट शटल, ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए फटाफट हम और आगे बढ़ते हैं। NADH2 के ऑक्सीडेशन से ना, एक NADH2 के ऑक्सीडेशन से 3 ATP बनता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म के बाहर रहता है ना, उसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, ठीक है, कभी कभी वो 2 ATP भी प्रोड्यूस कर देता है। नाउ अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए क्या हो रहा है, जरा हम देखते हैं। ये पायरुविक एसिड जो है ना, पायरुविक एसिड जो है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है,
क्रेब्स साइकिल में जाए। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करता, इसके पास दो पाथवे हैं, एक क्या है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक प्रोड्यूस करे, और अल्कोहल फर्मेंटेशन करे। ठीक है, पायरुविक एसिड क्या फेथवे है पूछे जाएगा, व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुविक एसिड? यस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, यही इसका फेट है। चले जरा एनारोबिक रेस्पिरेशन में आते हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। यस, इनकम्प्लीट अंडर एनारोबिक कंडीशन, दैट मींस इन माइनस CO2 में, और ये प्रोकार्योट्स में होता है, मेनली प्रोकार्योट्स में, मतलब कुछ हायर एनिमल्स में भी होता है इन एनारोबिक कंडीशन। दो तरह का होता है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है आपका, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। दो तरह का हो, एक में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, एक में आपका, अब देखें यहां पे, ये यहां से लेकर यहां तक देखें आप, ये तो आपका पायरुविक एसिड हुआ, दैट मींस ये वाला ग्लाइकोलाइसिस होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब इसके बाद पायरुविक एसिड यहां तक, मान लीजिए यहां तक ये पूरा आपका ग्लाइकोलाइसिस हुआ। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये देखें NaDH2 को यूज करेगा, वहां पे NaDH2 प्रोड्यूस हो रहा है, पर यहां पे NaDH2 यूज कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है क्या आपका लैक्टिक एसिड। लेकिन लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में नो CO2 प्रोडक्शन, नो CO2 प्रोडक्शन। ध्यान रहे, लैक्टिक एसिड वाले केस में CO2 प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन इथेनॉल के केस में जब अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है तो आपका CO2 भी साथ में प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहां पे भी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, ठीक है, जिसको हम लोग NaDH2 है ना, उसको हम लोग रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। NaDH2 को जब आप यूज करोगे तो यहां पे आपको यस यूज होता है और इथेनॉल प्लस CO2 प्रोड्यूस होता है। देखें नेट गेन ऑफ ATP क्या है, इसमें दो ही ATP बन रहा है। हियर पायरुविक एसिड फॉर्म्ड, ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्टेड इनटू द CO2 और इथेनॉल, किसमें हम लोग बोल रहे हैं? यस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। कौन सा एंजाइम लगता है? ठीक है, यस, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। देखो यहां पे CO2 बाहर निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, दो एंजाइम होता है जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। इज दैट क्लियर? अब देखें ये जो है इसको हम लोग, जो ईस्ट यहाँ पे होता है इसको हम लोग बोलते हैं यस ब्रीवर्स ईस्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। ठीक है, इसको हम लोग ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं और ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अल्कोहल प्रोड्यूस होगा तो ईस्ट अपने आप मर जाता है। चलें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, और हमारे मसल्स में भी हम लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो कभी कभी पेन होता है। क्यों? ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन, एनारोबिक कंडीशन हो जाता है ना। तो हियर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड। कहां होता है? सम बैक्टीरिया में होता है। इन एनिमल्स व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट, एक्सरसाइज के समय में ऐसा मसल्स में प्रोड्यूस होता है। नाउ द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट NaDH2 is reoxidized to NAD in both type of फर्मेंटेशन। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में अगर ध्यान होगा आपको NaDH2 प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे NaDH2 कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे NaDH2 कंज्यूम्ड हो रहा है। ठीक है, चलें एक बात और देखिए आप, क्या बात देखना है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज लिमिटेड, क्योंकि सिर्फ 2 मोल्स ऑफ ATP बन रहा है। लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करोगे वहां पे 38 या 36 ATP प्रोड्यूस करता है। लेस देन 7% ऑफ एनर्जी ग्लूकोज इज रिलीज्ड एंड नॉट ऑल ऑफ इट्स ट्रैप्ड एज एनर्जी बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। नाउ और ये हजार्डस प्रोडक्ट, इथाइल अल्कोहल हो या लैक्टिक एसिड हो, यस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये हजार्डस प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आपका ग्लाइकोलाइसिस और एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ। अगले रैपिड रिव्यू सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ओके।